मॉरल एजुकेशन पॉसिबली हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से हमें मिल जाती है, बट ये जो में इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है जिसके साथ आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहाँ पे कहाँ बच्चे को ये फेस हो रहा है कि आई एम बीइंग प्रेशराइज्ड. सो यू आर नॉट गिविंग देम प्रॉपर विंग्स, यू आर टेलिंग देम कि यहाँ पहुँचना है, उन्हें विंग्स चाहिए ना उड़ने के लिए. वो तो बनो, सहारा तो बनो, अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता. हम ये कह सकते आप कि यहाँ पे पेरेंटिंग का भी इशू. ऑब्वियसली देयर इज पेरेंटल इशू, तो सबसे बड़ी चीज़ है. हमने कभी बच्चों को ये सिखाया ही नहीं है कि अगर आप फेल होंगे तो फिर उसके बाद क्या करना है. हमने हमेशा बच्चों को सिर्फ ये सिखाया है कि आप जब ये क्लास पास करेंगे, 10th हो जाएगी आपकी तो उसके बाद ये मिलेगा, 12th हो जाएगी आपके पास तो उसके बाद ये होगा. आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन में कहाँ कोताही हो रही है? इट इज़ एंटायरली बिकॉज ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम. जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को जब गोल दिया जाता है वो भी जनरली पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो बच्चे को उसी दिन से कहा जाता है कि आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट रैंक लेके आनी है. तो मेरे भाई जो होते हैं ना, वो अपना मोबाइल फ़ोन दे के बच्चों को देते हैं. राइट. मेरी रोज़ उनसे कंट्रोवर्सी इसी चीज़ पे हो जाती है. हमारी तो तुम्हें मैं इसी चीज़ से हूँ. मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप एक्चुअली पेरेंटिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बच्चे आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनको धकेल रहे हो, ये ले लो, मेरा पीछा छोड़ो प्लीज़, ये ले लो फ़ोन. प्रोफेशन में जाओगे, ये जॉब करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये करोगे तो इतना पैसा मिलेगा. मतलब आज के टाइम में हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो साइड में हम देखते हैं पहले कि पैसे कितने आने हैं. लेकिन although we need doctors in our society, although we need engineers, we need people, but at the same time अगर आप MBBS कर रहे हैं just because कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर पैसे कमाने हैं, और that will become controversial. सर मैं तो उनको कसा ही कहता हूँ जिन्हें आप डॉक्टर कहते हैं ना, वो इस मकसद से आए होते हैं कि so this will be a controversial point. So if you will focus on negativity, the negativity will increase. हम पे प्रेशर यही होता है कि बन नहीं जाओगे तो शादी नहीं होगी. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चीज़, वो प्रेशर नहीं है उन पे. तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले, इन खाम दिलों के उन सर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर. Dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we know that our examinations are overhead and we all panic and we all stress about our examinations. So it's very important to know and what are the causes that puts us into such kind of a situation where some of the students feel pressurized by all these examinations, and some of the students, they manage their time very well and they don't fear about all these examinations. So to put the light on all this topic and to give the guidance how to manage all these stresses during the examinations and what are the causes that pressurize us about these particular exams, we have with us our guests, and we are directly going to, without wasting your time, we are directly going to introduce them. And we have with us Mr. Umaid, and he is going to introduce himself. Assalamu alaikum brother. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. उमैद आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने फिर से मुझे एक बार मौका दिया यहाँ पे आने का और आपके साथ हम कलाम होने का. और अल्लाह ताला का भी लाख लाख शुक्र है जिसने हमें यहाँ पे जमा हो के आज फिर एक बार इस टॉपिक पे बात करने की तौफीक अता की. हमारे दूसरे गेस्ट जो है वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है. We'll directly take you to our another guest and अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम जाहिद साहब, उम्मीद है इंशाल्लाह बखैरियत होंगे. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें इस जगह मौका मिला कि आपसे आपकी क्वालिटीज़ या डिफरेंट जो भी आपके पास है उससे मुस्तफ़ीद हो. तो बहुत ही शर्फ़ की बात है मेरे लिए कि यहाँ आप जैसे भाइयों के साथ यहाँ हम कलाम होना और जो भी आपसे यहाँ सीखने को मिलेगा उस इंशाल्लाह उस पर गौर व फ़िक्र करने का. तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम आदिल कश्मीरी है. मैं CEO एंड फाउंडर हूँ एडी स्पोर्ट्स का एंड CMO एडी कैप्स. तो मैं प्रोफेशनली बिजनेसमैन भी हूँ और एक टीचर भी हूँ. तो साथ साथ अल्लाह के फजल से मौका भी मिलता है कि बच्चे आते हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और इसके साथ साथ उन्हें सिखाने का भी मौका मिलता है.
बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपने हमारी इनविटेशन कबूल की, उसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आदिल साहब, जो मैं पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ, जो हमारा टॉपिक है आज का, आपको पता होगा बीइंग ए टीचर कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि मार्च सेशन है और बच्चे अभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जो एजुकेशन सिस्टम है और रिलेटेड विद एग्जामिनेशन, इनका पर्पस क्या है अल्टीमेटली? जी भाई, पहले तो सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ एजुकेशन के बारे में। वो ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन के हवाले से, उसके बाद सिस्टम पे जाएंगे, फिर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी है बच्चों से बात करके भी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, लेकिन इसके बरकस कुछ खुद के ख़यालात हैं एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो हमारे मज़हब से ही, हमारे दीन से ही हमें एजुकेशन का पहला ही सबक इक़रा से ही स्टार्ट हुआ था। तो अब अलमे ये है कि हम उस चीज़ से दूर हो गए। सबसे अजीम तरीन चीज़ जो अल्लाह पाक ने हमें जो है यहाँ पे नाजिल की थी हम पे, वो पहली सीख यही मिली थी कि पहली जो अमल ही मिली थी करने को, वो इल्म सीखने की मिली थी। तालीम का मेरा नज़रिया ये है कि तालीम वो चीज़ है जो आपको हक़ से वाबस्तगी कराती है और ना हक़ से आपको दूर ले जाती है। मतलब सिंपल चीज़ ये है कि जब आप हक़ जानो और ना हक़ से आप बातिल से दूर चले जाओ। मेरी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन यही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल फील्ड में अगर आप प्रोफेशनल हो किसी चीज़ के, तो आप प्रोफेशनल चीज़ में देखो कि आपके लिए हक़ क्या बनता है। अगर आप बच्चे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट लाइफ में ये ऑब्ज़र्व करो कि आपके लिए जो हक़ बात क्या है और आपके लिए जो ना हक़ बात है, हालांकि वो आपके लिए मज़ेदार हो सकती है। अगर नाहक बात ही हो आपके लिए मज़ेदार हो सकती है, बट ये चीज़ है कि आप नाहक को बेशक जाने दें अपने लाइफ से। तो ये मेरी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है। रही बात जैसा कि मेरा एक प्रोफेशन एज टीचर भी है, उसके साथ वाबस्तगी मेरी इस हवाले से कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं आपके लिए भेजा गया था एक टीचर बन के। तो वो चीज़ फ़र्ज़ समझ के, क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेशन है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये अवलन ज़िम्मेदारी ये बनती है, चाहे हम, क्योंकि कुरान करीम की आयत भी है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर आपके पास एक आयत का भी इल्म है तो आप आगे पहुंचा दो। तो इस हवाले से अगर ये पैरामीटर सेट किए जाए तो हम सब इस कैटेगरी में फॉल होते हैं कि हम टीचर बन सकते हैं। अगर आप छोटी सी चीज़, या हज़रत मुर्तज़ा जैसे फरमाते हैं कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मैं उस इंसान का ग़ुलाम हूँ जिसने मुझे एक हर्फ भी पढ़ाया हो, तो इस हवाले से ज़िम्मेदारी हम में से हर एक की बनती है। ये नहीं कि मैंने फ़िज़िक्स का इल्म हासिल किया है या और कोई चीज़, इसलिए नहीं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में लाइफ एक्सपीरियंस किसी को बताता भी हूँ और उससे वो इम्पैक्ट हो रहा है, इस हवाले से भी मैं टीचर बन जाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास डिग्री हो टीचर बनने के लिए, बट आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सिचुएशंस एवरी डे। सो फॉर दैट मैटर दिस इज़ व्हाट आई फील कि मेरे अंदर एज टीचर क्या होना चाहिए जो मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकूँ। फिर रही बात यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, मुझे भी ये लगता है, मैं काफ़ी हद से सुनी गई, मतलब इट्स वाइजली सेड एवरीवेयर कि यहाँ के सिस्टम में एजुकेशन नहीं है एक्सेप्ट, और फिर एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो सिस्टम ही नहीं है। These are two controversial things, हमारे सिस्टम में एजुकेशन है ही नहीं, अब जहाँ एजुकेशन है वहाँ सिस्टम है ही नहीं। सो दिस बिकम्स कंट्रोवर्शियल, राइट? क्योंकि बच्चे की तरबियत से लेकर उसका प्लेसमेंट होने तक, उसकी प्लेसमेंट होने तक और लास्ट में फोर्थ होने तक एक प्रोसेस होती है, वो जो चीज़ फॉलो नहीं होती। हम आपसे इंशाल्लाह आगे भी बात करते रहे इस बारे में, तो आपसे भी कुछ चंद चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, वो भी सुनना चाहेंगे। उमैद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आदिल साहब फरमा रहे थे कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, एज बीइंग ए टीचर, कि आप क्योंकि आप भी टीचर रह चुके हैं और अभी कंटिन्यूसली टीचर सिस्टम, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ वाबस्ता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन में कहाँ कोताही हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ एंटायरली बिकॉज ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ आवर जम्मू कश्मीर, सो उसमें है, या ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन अदर एस्पेक्ट्स? दोनों इंटरनल विद इन द सिस्टम आप थोड़ी सी काजेज़ बता दीजिए, और जो विद इन द स्टूडेंट्स जो हमें लग रहा है कि उनको घर से वो एजुकेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए, या उनकी वो पहले वो चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑल्सो हाईलाइटेड।
जी, इस हवाले से मेरा जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जब हम एजुकेशन सिस्टम की यानी कि कोताहियाँ कहाँ पे हो रही है एजुकेशन सिस्टम में, तो इस हवाले से मेरा जो पर्सपेक्टिव वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इस लिहाज से है कि मैं पर्सनली इस चीज़ को ऐसे लूँगा कि दो चीज़ें हैं। एक तो जहाँ पे पेरेंट्स की एक इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। जब हम, जैसे आदिल साहब ने यहाँ पे कहा कि हमारा दीन जो आया था, सबसे पहली जो वही लेके आया था वो इकरा की ही लेके आया था, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो हम सब पे ये लाज़मी मलज़ूम है कि हमें तालीम हासिल करनी है, ठीक है। तो ये हमें पता है। लेकिन अब ये जो एजुकेशन सिस्टम था, अब इस एजुकेशन का जो असल जो मीनिंग थी इस एजुकेशन की, वो हमने तब्दील कर दी है। आप देखोगे कि जो वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कभी कभार हमें ये भी लगता है कि ये भी एजुकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने, मेरी राय के मुताबिक जो है कि हमने एजुकेशन सिस्टम को जो है ना, उसको हमने मोनेटाइज़ किया है। हम मॉनेटरी फॉर्म्स में एजुकेशन को तोल रहे हैं। एजुकेशन एक अलग चीज़ थी और मोनेटाइजेशन या मॉनेटरी फॉर्म्स जो है वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन हमने एजुकेशन को इसलिए इस्तेमाल किया है कि ताकि हम लास्ट में जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स ले सकें, जो कि असल में एजुकेशन का जो मकसद था वो नहीं था। असल में जैसे आदिल साहब ने भी कहा कि एजुकेशन का मकसद जो है ये मारिफत हासिल करना है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला कि मारिफत किस चीज़ की हासिल करनी है, दोनों चीज़ों की मारिफत हासिल करनी है। एक सही क्या है उसकी मारिफत भी हासिल करनी है, और गलत क्या है उसकी मारिफत भी हासिल करनी है। और उसके बाद एजुकेशन से ही फिर हम इन चीज़ों के माबीन फ़र्क कर सकते हैं कि सही जो है इसके साथ मुझे चलना है, इसको मुझे लेके जाना है, और जो चीज़ गलत है इसको मुझे तर्क करना है, इसको मुझे छोड़ना है। तो ये तो थी बात कि एजुकेशन असल में क्या था मसला, कि एजुकेशन हमें मकसद क्या था एजुकेशन का। और अब जहाँ पे गलती हो रही है, सबसे पहली गलती जो है वो पेरेंट्स के थ्रू हो रही है। असल में सिस्टम ही अब ऐसा बना हुआ है कि पेरेंट्स भी उसमें उसी तरह से बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। आप देखोगे कि बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो बच्चे को उसी दिन से कहा जाता है कि आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट रैंक लेके आनी है, क्लास में ऐसे करना है, क्लास में वैसे करना है, आगे जा आपको ये बनना है। बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको पहले ये बनना है। ये नहीं सोचा जाता कि वो खुद क्या करना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद जब उसे ये चीज़ें कही जाती है तो उसके ये जो एजुकेशन है उसकी एजुकेशन के साथ मॉनिटरी थिंग्स को अटैच किया जाता है कि आप जब बड़े बनोगे, अगर ये जो प्रोफेशन में जाओगे, ये जॉब करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। मतलब आज के टाइम में हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो साइड में हम देखते हैं पहले कि पैसे कितने आने हैं। अगर इंजीनियरिंग जॉब में पैसे आ रहे हैं तभी इंजीनियरिंग करेंगे, अगर डॉक्टर MBBS करने से पैसे आएंगे तो MBBS करेंगे, अगर लॉयर बनने से पैसे आ रहे हैं तो लॉयर बनेंगे। तो ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एजुकेशन जो है इट्स नॉट मेंट फॉर अर्निंग मनी। क्योंकि आप देख रहे हो बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं ना, वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो एजुकेशन पैसा हासिल करने के लिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा मानना है कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ जो अब हम सिस्टम की बात करेंगे, हमारे सिस्टम ने एजुकेशन सिस्टम का जो ये जो सिलेबस है, करिकुलम है, बाकी जो चीज़ें हैं, इसको इस तरह से सेट किया हुआ है कि असल में जो मकसद था एजुकेशन का वो फोत हो रहा है। असल में जो मकसद है, देखिए आप सिंपल सी एग्जांपल लेंगे हम, जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं आजकल, जैसे JEE के हैं, हाल ही में रिजल्ट्स निकले हैं JEE के, इसके बाद नीट आने वाला है, इसके बाद आगे जाके भी और ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं, आप देखोगे 2-2 लाख 3-3 लाख इवन कि 11-11 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है। फिर आप इन जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं इनके पास जाइए, फिर आप इनको बोलिए कि आप किस लिए ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सबका मेन मोटिव यही रहेगा कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में पास होना है, उसके बाद ये चीज़ हमें हासिल करनी है, या उस कॉलेज में इस कॉलेज में हमें सीट हासिल करनी है। और उसके बिहाइंड भी जब आप देखेंगे तो या तो ये होगा कि घर वाले हमें क्या बोलेंगे, ठीक है, सोसाइटी में हमारा नाम बड़ा होगा, वहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, और एट द एंड जब हम देखते हैं ना तो सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे ये सारा चीज़ चलती है। तो ये जो एग्जामिनेशंस वगैरह ये चीज़ें भी हो रहे हैं ना, तो इसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सब कुछ मॉनेटरी बेसिस पे ही जाता है। सो बेसिकली आदिल साहब, हमें इस कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एक तो मॉरलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक तो एजुकेशन होता है जो हम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करते हैं। दीज आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन पॉसिबली हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से हमें मिल जाती है, बट ये जो मैं
इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है जिसके साथ आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहाँ पे कहाँ बच्चे को ये फेस हो रहा है कि आई एम बीइंग प्रेशराइज्ड, और आपको क्या लग रहा है कि वो जो एजुकेशन है वो बच्चा क्यों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाई दे फील like panic, they have fear of certain things, उसकी क्या वजूहात हो सकती है, कौन सी काजेज हो सकते हैं? देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को एजुकेशन मिलती है वो अलग अलग ज़राया से मिलती है। जब बच्चा, आप समझ ले, 1 साल से 7 साल का बन जाता है तो ऐसा पीरियड होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी में वो लैंग्वेज मांगती है, मतलब बच्चे की इनर साइकोलॉजी ही लैंग्वेज मांगती है। तब आप सबसे पहले, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आप लैडर समझ लीजिए, इस पे 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, ऐसे आप चलते जाएंगे। जब हम पहले 7 स्टेप्स में चेक करेंगे, बच्चा 1 साल का होता है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, ये साइकोलॉजी बच्चे की लैंग्वेज सीखने की होती है। इसमें इसका सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ होता है बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। आजकल जो कंसेप्ट में आ रहे हैं वो मतलब अप्रिशिएबल स्टेप ये है कि आजकल बच्चे को प्ले स्कूल मिलता है जहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, बट एक चीज़ वो हमदर्दाना निज़ाम ये होता है कि वो आपको माँ से मिलता है, राइट। तो बच्चा पहले वहीं से महरूम हो रहा है, ठीक है। तो जो अवलियन तरबियत बच्चे को घर वालों से मिलनी थी उससे तो पहले ही मतलब महरूम हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले लैगिंग वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि उन्हें वो मॉरल वैल्यूज़ पता नहीं होते। वो तो स्कूल में एक सिस्टम के साथ, जो कि जबकि माँ की मोहब्बत और माँ का सिखाना, उसमें ममता होती है, उसमें शफकत होती है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ रह जाती है जो कि स्कूल में, प्ले स्कूल में बच्चे नहीं सीख पाते। उसके बाद चलते हैं, बच्चा स्कूल में एंटर करते ही इसके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि भाई कह रहे थे कि मॉनेटरी वैल्यूज़ जो है हमारे जहन में फीड किए जाते हैं। यहाँ क्या होता है हमारे बच्चे के साथ, बच्चा एक कंपटीशन की दुनिया में आता है। लेट्स सपोज कोई बड़े से स्कूल में बच्चे को जब दाखिला मिलता है, वहाँ एडमिशन मिल जाता है, तो बच्चे की साइकोलॉजी ये हजम नहीं कर पाती, क्योंकि पहले दिन पे इसे डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपको ऐसे बैठना है क्लास में, जबकि बच्चा किसी और माहौल से आया होता है। तो वहाँ उसे पढ़ते 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 क्लास वर्क इतनी दी जाती है कि बच्चा पहले घर में जहाँ उसे अपना एनवायरनमेंट मतलब फ्री मिलना चाहिए, वहाँ उसे वो चीज़ कैद दिखती है। तो यहाँ पे बच्चे की साइकोलॉजी पे सबसे पहले फर्स्ट जो है ब्लॉक वो गिर जाता है। जो बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस एंड सो कॉल्ड दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ नॉलेज। हमारे तो हम ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पे पेरेंटिंग का भी इशू, ऑब्वियसली देयर इज पेरेंटल इशू, तो सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंटल इशू, तो बड़ी चीज़ है। पेरेंट्स का सबसे अवलियन फ़र्ज़ क्या होता है भाई, मैं आपको बता दूं, वो ये चीज़ है कि मकसद बताना, क्योंकि पेरेंट सबसे पहले डिसाइड करते हैं बच्चे का फ्यूचर, वो सारा पेरेंट्स से आता है। तो पेरेंट जब मकसद जो फ्यूचर डिसाइड उनका करते हैं, जब उसकी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए एक मकसद होता है जो कि बच्चे को नहीं बताया जाता। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को जब गोल दिया जाता है वो भी जनरली पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। सिस्टम का हम सबसे बड़ा अलमिया, हमारा सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ बच्चे के फ्यूचर के बारे में या बच्चे के करियर के बारे में डिसीजन मेकर्स जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं। बच्चा आपको डॉक्टर बनना है, बच्चा खुद सोचता है मुझे तो मेरा स्किल सेट तो डिफरेंट नहीं था, मेरी तो स्किल्स किसी पर्टिकुलर फील्ड में होनी चाहिए थी, मैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए बना हूँ, राइट, मुझे तो कॉमर्स करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, बट मुझे क्यों ये थोपा जा रहा है, मुझ पे सबसे बड़ा चीज़ जो है वो गोल थोपा जाता है जो कि उसका अपना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। तो पेरेंटल सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है। अब समझ लीजिए कि बच्चा फिर एक पोजीशन पे आके ना बगावत स्टार्ट करता है, फिर पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि यहाँ पे हमारा बच्चा अच्छा नहीं निकला, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं कि ये चीज़ जो है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक मेन काज बन जाता है बच्चे को प्रेशराइज कर, एग्जैक्टली, स्ट्रेस, जिससे वो पैनिक क्रिएट होता है। बच्चे के जहन में ये चीज़ है कि वो जो कहा जाता है कि एक बच्चा जहन से पैसे कमाने की मशीन, दूसरा कमज़ोर था सो यरगमाल हो गया। जो बच्चा, इसको तो आप पैसे की मशीन बना रहे हो ना, आप जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा बेचारा, वो उसका गुलाम बनेगा। अगरचे उसकी सलाहियत, अगर कि उसका दूसरे वाले का, ये अमीर बच्चा, ये गरीब बच्चा, गरीब बच्चे के पास क्या है कि इसके पास स्किल सेट है,
बट इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास सिकल ही नहीं है, इसके पास पैसा है। ये जाके अगरचे सिकल में मतलब बहुत बड़ा है, सिकल में ये बड़ा है, पैसे में ये बड़ा है, बट सिकल वाला हमारे सिस्टम में ऐसे खो जाता है कि वो इसका गुलाम बन जाता है। जबकि सिकल सेट में उसे इक्वालिटी वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जो वो मतलब जस्टिस मिलनी चाहिए थी कि सिकल इसका जो एनहेंस होता वो नहीं हो पाती। दिस इज़ वन ऑफ द मतलब मैं समझता हूँ, मुझे जो सबसे डेरिगेटरी चीज़ लगती है, हमारे बच्चे को पहले जो है प्री डिफाइंड उनको गोल दिए जाते हैं, वो तो खुद डेवलप होते हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आपको जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन तरीके से बनाया है, उस बेहतरीन तरीके में आपका दिमाग भी है, आपका थॉट प्रोसेस भी है। अगर आप वो चीज़ को डिनाई करते हो और जो है बच्चों के पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि इनका थॉट प्रोसेस इस चीज़ को लेके जाएगा। मैं इतना ही नहीं समझता, ये जो मॉनेटरी टर्म्स में हम जो कमर्शलाइजेशन हमने करियर्स की स्टार्ट करी है, मैं उसको इतना डेंजरस समझता हूँ कि हमारा मजहब भी प्रमोट नहीं करता। इनफैक्ट ये तो बहुत ज़्यादा जो है कंडेम किया जाता है। बिकॉज मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर अल्लाह का अर्श यहाँ पे बैठा है तो पैसा यहाँ पे समझो, इसकी भी इबादत होती है, इनकी भी इबादत होती है। अल्लाह को पूजा जाता है साथ साथ मनी के। जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना पावरफुल होता है, और जो जितना पावरफुल होगा, हमने हिस्ट्री इज़ एविडेंट फ्रॉम दैट, जो जितना पावरफुल था उसने डिविनिटी क्लेम करने की कोशिश की, चाहे वो फिरौन था, चाहे वो नमरूद वगैरह थे, सब ने डिविनिटी इसलिए की थी क्लेम क्योंकि वो पावरफुल थे। सो जब बच्चे को पहले ही अर्गमाल बना रहे हो कि आपको बच्चा पैसा कमाना है, उसका स्किल सेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ जो है वो डाउन हो जाते हैं, उनकी जो अंदर की कैपेबिलिटीज़ होती है, जो उनके डिज़ायर्स होते हैं, वो नहीं कर पाते। बट बच्चा इस प्रोसेस से जाके, अब मैं जनरलाइज की बात करूँ ना, बच्चा बहुत सारी स्ट्रेस होना बच्चे के लिए नॉर्मल है, चाहे वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, लाइफ का स्ट्रेस हो, क्योंकि जब तक आप गिरोगे नहीं ना, चलना नहीं सीख जाओगे। आपके लिए गिरना ज़रूरी है। अब ये हमारी सोसाइटी का बदतरीन अलमिया ये है कि जब आप गिरोगे नहीं ना, आप कुछ नहीं सीख सकते। अब इसको डेरोगेटरी समझाता है, गिरी हुई चीज़ की ये फेल हो गया। फेलियर इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हमें क्या है ना, हमारी साइकोलॉजी में ये फीड नहीं किया जाता है कि जब आप फेलियर देखो, आप समझ लो, अगर आप एक बच्चे के, लेट्स सपोज मैं फेलियर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली क्या होता है कि कोई बच्चा किसी स्किल सेट का होता है, उससे डिफरेंट एग्जाम्स, यही अब मैं बता रहा हूँ, यही जो हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण बनते हैं, वो यही होता है कि पर्टिकुलर स्किल सेट का बच्चा दूसरे फील्ड में गया, वो वहाँ फेल होगा ही होगा। अब अल्लाह का भी यही निज़ाम है कि अल्लाह आपको सिखा रहे हैं, जब आप फेल हो जाते हो कि किसी को भी एड्रेस किया जाता है, राइट, किसी को भी एड्रेस किया जाता है, तो वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप इस काम करने के लिए भी रेडी नहीं थे। सो फेलियर, देयरफॉर फेलियर इज़ नॉट अ बैड थिंग इफ़ यू आर फेलिंग इन ए पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर इनफ टू क्वालिफाई दैट। आप फेलियर को गलत चीज़ यहाँ नहीं कहेंगे, फिर आपको मौका मिला वो ये सोचने का कि करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आप किसके लिए फिट हो। बिल्कुल, आपको अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है। एग्जैक्टली, आपने लैडर चढ़ने की प्रिपरेशन सिर्फ 2 ही स्टेप्स तक की थी, आपको तो 5 स्टेप चढ़ना था। यहाँ फेलियर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियसली फेलियर हो, इसका मतलब ये है कि आपने जो अपने अंदर की एनर्जी डेवलप करी थी, जो आपने प्रिपरेशन करी थी, वो 2 स्टेप चढ़ने की थी, आपको तो 5 स्टेप वाली करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जो बच्चा आएगा, नेक्स्ट टाइम जो जाएगा ना, वो बहुत लैडर ऊपर तक चल के जाएगा। सो फेलियर इज़ नॉट अ डेरिगेटरी टर्म। तो जैसे उमैद साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आदिल साहब ने एग्जामिनेशन और पेरेंटिंग की बात की, और ये जो एग्ज़ाम स्ट्रेस कहाँ से एक्चुअली ये स्टार्ट होता है, ये बबल कहाँ से ये बिल्डअप होता है, कहाँ ये स्टूडेंट्स के ऊपर पाइल अप होता है, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो एग्जामिनेशन का ये जो पैनिक होना, ये जो अदर देन पेरेंटिंग जो आदिल साहब ने ऑलरेडी डिस्कस की, इसके बगैर कौन सा ऐसा वजूहात मेजर आपको लग रहा है जिससे बच्चा जो है वो पैनिक में होता है जब उनके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, और उस पैनिक की वजह से वो एंजाइटी का शिकार होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी सोसाइटी में हम इर्द गिर्द देखिए, बिकॉज आप लोग टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट्स की देखते हैं, हमारे बहुत सारे यंग बच्चे जो है वो स्ट्रेस की एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अदर देन पेरेंटिंग और कौन से ऐसे वजूहत हो सकते हैं मेजर जो बच्चों को उस पोजीशन तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल, जैसे आदिल साहब ने एक जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो स्टूडेंट्स में आती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड्स, उसके बारे में इन्होंने सबसे पहली जो बात कही, रोल ऑफ पेरेंट्स कहा। तो उसके बाद जो सेकंड रोल मैं कहूँगा वो
पीयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो उसके कलीग्स होते हैं, जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल या क्लासमेट्स जो उसके होते हैं ना, तो उनकी वजह से आता है। कैसे आता है? जैसे इन्होंने बात की कि एक बच्चा है, उसके अंदर एक वन काइंड ऑफ सिकल सेट है उसके अंदर, तो उसके साइड में जो बच्चा होगा उसके अंदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिकल सेट होगा, ठीक है। इट्स ऑब्वियस कि जब एग्जामिनेशंस होंगे तो हर किसी को 500 आउट ऑफ 500 नहीं आने वाले हैं, ये ऑब्वियस है। लेकिन अब क्या होता है, अब बच्चे के अंदर ये आ जाता है कि ये जो मेरा फ्रेंड है, अगर इसके 500 आ गए हैं और मेरे 500 नहीं आएंगे तो सोसाइटी में मुझे नीची नज़र से देखा जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है यही बनता है कि बच्चे के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है या जो एंग्जाइटी उसके अंदर आती है वो इसी वजह से आती है कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं ये क्या बोलेंगे। उसके बाद हमारी सोसाइटी आती है और सोसाइटी में भी फिर उसको ये होता है कि कल को मेरे बाप को कहेंगे कि देखो उसके बेटे को इतने मार्क्स आ गए, आपके बेटे को तो कुछ भी नहीं आता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है फिर कि वो उसके दिमाग में, एक तो ऑलरेडी उसके दिमाग में ये टेंशन है कि मुझे एग्जामिनेशन देना है, मुझे एग्ज़ाम लिखना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। फिर अंदर ही दिमाग के अंदर उसके अंदर ये बातें भी चल रही होती है कि अगर खुदा न खास्ता मैं फेल हो गया, अब थोड़े मार्क्स की बात हम छोड़ेंगे, अब फेल पे ही डायरेक्ट आएंगे कि अगर मैं फेल हो गया, ये तो ऑब्वियसली हर किसी के दिमाग में होता है कि अब अगर मैं फेल हो गया फिर क्या हो जाएगा। फिर आइए उनके पास जिनके दिमाग में ये चीज़ होती कि अब अगर उससे कम मार्क्स आ गए, उसके 500 आने वाले हैं, अगर मेरे 500 से कम आ गए फिर क्या हो जाएगा। तो ये, उसके बाद टीचर्स का प्रेशर। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं, आपको 500 आउट ऑफ 500 लाने ही लाने हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी स्टूडेंट के इतने मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि जो अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे पास अगर 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 30 में से जो 30 स्टूडेंट्स हैं, मान लो 3 स्टूडेंट्स को ही 500 आउट ऑफ 500 आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको अंडर 500 आएंगे या 450 तक आएंगे वो। उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि हर कोई बच्चा जो है उसकी जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम देखेंगे, और एक फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपका जो सोसाइटी का प्रेशर होता है। सोसाइटी का सबसे जो बड़ा फैक्टर है ना आज के टाइम पे, वो सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी इतनी, मतलब मोरालिटी में हमारी सोसाइटी इतनी गिरी हुई है ना कि देखिए क्या होता है। बच्चों की बात चल रही थी ना अभी, तो बच्चे जब चलना सीखते हैं ना कि वो कैसे चलते हैं, जब वो गिरते हैं उन्हें कोई बोलता है कि ये क्या हो गया, आप गिर गए? नहीं, बच्चे को क्या बोलते हैं हम, कोई बात नहीं, उसको हम शाबाशी देते हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठो। लेकिन जब आप बड़े हो के जब आप गिरते हो ना, क्योंकि ये एक पेरेंटिंग का एक असूल है कि अगर जब आप बच्चे को प्रिपेयर करते हो किसी चीज़ के लिए, अगर बच्चा लेट्स से 4 गलतियां कर रहा है या मतलब और 2 अच्छी चीज़ें कर रहा है, पेरेंटिंग का ये उसूल है कि आप वो 4 गलतियां उसके एक्चुअली इग्नोर करो, आप उन 2 अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। और उसको हमेशा, क्योंकि हम इससे प्रोग्राम से पहले भी बात मैं आदिल भाई से कर रहा था कि जब एक पेरेंट जो है नेगेटिव पे उसको फोकस कर रहा है, उन नेगेटिव 4, बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप होता है। एग्जैक्टली, साइकोलॉजी की एक क्या कहते हैं उसको, वो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। वो बोलता है कि ये जो 4 चीज़ें जिसके लिए मुझे मना किया जा रहा है, इसके बारे में मुझे जानना। बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूरियस होता है। एग्जैक्टली, एंड फिर वो उस चीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई हमें उल्टा, बच्चों के साथ थोड़ा सा उल्टा तरीके से पेश आना है। हमें उनको बोलना है कि ये जो आपने अच्छी चीज़ें की उन पे ज़्यादा फोकस कर। इट इज़ राइटली सेड ना कि what you focus on it increases or it gets bigger. Right. So if you will focus on negativity, the negativity will increase. If you focus on positivity, obviously because it gets actually attached. जैसे भी हम जब हम बड़े होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम टू नो कि ये जो नेगेटिविटी होती है एक्चुअली चिपक जाती है एक इंसान के साथ। तो बच्चों को जब हम पॉजिटिविटी के साथ ऑलरेडी प्रिपेयर करेंगे, उनका माइंड सेटअप ऐसे चेंज करें, पॉजिटिव की तरफ ध्यान दे दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फोकस करेंगे, उनका फोकस जो है वो चेंज हो जाएगा towards positivity, towards getting motivated to themselves. सर नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता था ना कि हम लेट्स सपोज कोई बच्चा जिद कर रहा था कहीं जाने की, हमारे साथ जाने की। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ होती है कि हम बच्चे को लेट्स सपोज बच्चा जिद कर रहा है कि आपके साथ जाए, बट हम चाहते हैं कि वो आपके साथ ना जाए। तो मैं बच्चे को थोड़ा दो खेबाजी वाले अंदाज में क्या करूँगा, मैं बच्चे को बोलूँगा ले लो इसमें टॉफ़ी है,
मतलब अब तरबियत देखो कहाँ से, मैं एक्चुअली समझाना चाहता हूँ कि हम जो बच्चों की तरबियत स्टार्ट करते हैं वो झूठ से होती है। लेट्स सपोज बच्चा आपके पीछे जा रहा है, मैं उसे रोकना चाहता हूँ, वो भी मेरे मकसद में ये नहीं होता कि कोई गलत चीज़ हो, अल्लाह ना करे आपको दूर जाना हो, ट्रैफिक वगैरह होगा, तो एज पेरेंट मैं ये सोचूंगा कि बच्चा आपके साथ ना जाए, ठीक है। तो मैं बच्चे को बोल रहा हूँ कि ये ले लो, हाथ में मेरे जो चीज़ें रखी है इसमें टॉफ़ी वगैरह है। बच्चा इस गरज से आता है कि टॉफ़ी है, वो लेने आता है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो आप चले गए। बच्चा ये सोचता है कि देखो इसमें कुछ नहीं था। तो अगर आप इसको साइकोलॉजिकली सोचोगे नहीं, झूठ मैंने बोला, बच्चे की तरबियत में झूठ से कर रहा हूँ कि इसमें कुछ था ही नहीं, मैंने तब भी बोला कि इसमें खाने वाली चीज़ है, टॉफी लेने वाली चीज़ है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें, हम लोग इन पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल है, मतलब हम बच्चे के साथ मजाक कर रहे हैं, झूठ एक झूठ होता है जो मजाक है, सही बात है। मतलब इन चीज़ों पे हमें लग रहा है इट्स ओके, नॉर्मल बच्चे को। स्पेशली अगर हम एक और देख लें कि अभी हमारी सोसाइटी में एक अलग सा माहौल चल रहा है कि अब हमारे पास एक शॉर्टकट है, बच्चा रो रहा है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम लोग कहाँ से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो उनका पैनिक कहाँ से स्टार्ट हो। हम उनको क्या दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, गैजेट। अगर आप देखेंगे कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं हमारे, क्योंकि आप ओबियसली टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो ये जो गैजेट्स है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन, इसका कितना बड़ा रोल है जो है स्ट्रेस क्रिएट करने में, एंजाइटी बच्चों में क्रिएट करने में, और इनका जो फोकस होता है वो कितना डाइवर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस गैजेट्स। इस पे अगर आप थोड़ा ज़्यादा हमें बता दें तो दैट विल बी रियली। सर सबसे पहले मैं टीचर से पहले एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ और रोज़ ये चीज़ें मेरे साथ मेरी फैमिली में होते हैं। तो मेरे भाई जो होते हैं ना, वो अपना मोबाइल फ़ोन दे के बच्चों को देते हैं, राइट। मेरी रोज़ उनसे कंट्रोवर्सी इसी चीज़ पे हो जाती है, हमारी तो मैं इसी चीज़ से हूँ। मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप एक्चुअली पेरेंटिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बच्चे आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनको धकेल रहे हो, ये ले लो, मेरा पीछा छोड़ो प्लीज़, ये ले लो फ़ोन, राइट। तो एक्चुअली यू आर नॉट गिविंग देम राइट टाइम फॉर पेरेंटहुड। वो उनको नहीं मिल रहा है जो कि बच्चे आपके साथ आके खेले, शॉर्टकट कर रहे हैं, वो शॉर्टकट में जा रहे हैं कि उनको उस पे लगा दो और हम लोग बिल्कुल। असल में एक सेकंड, असल में मसला ये है कि हम ना चीज़ों को ओन नहीं करना चाहते, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, हम उनको ओन नहीं करना चाहते। यस बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हम लोग पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्चुअली यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, बहुत बड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक्चुअली आई एम वार्निंग हूसोएवर इज आवर व्यूअर कि ये बहुत बड़ा बवाल बनने वाला है। कल जाके बच्चे इसी चीज़ पे प्रोटेस्ट करेंगे, फिर ओल्ड एज होम्स बनाएंगे, फिर हमारे पेरेंट्स आके ये क्लेम करेंगे कि इन्होंने हमारे लिए ओल्ड एज होम, फिर हमारी खिदमत में नहीं जुड़े। बट एक्चुअली आप वो खुद एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हो। जिस वक्त अपना मोबाइल फ़ोन आप देके एक बच्चे के नाअहल बच्चे, नाअहल इसलिए क्योंकि उनके पास सेंस डेवलप नहीं हुई होती है कि इस गैजेट को यूज़ कैसे करना है, तब वो नाअहल होता है उसके लिए। जब आप एक नाअहल बच्चे के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन थमा देती हो, जिससे अगर आप स्टीव जॉब्स को देखोगे जो कि आईफोन के फाउंडर है, उन्होंने मुझे लगता है आज तक फ़ोन ही नहीं दिया अपने बच्चों के हाथ में, जो कि फाउंडर है। हालांकि पूरी दुनिया आईफोन के पीछे पड़ी है, आपकी शख्सियत को पहचाना जाता है आज आईफोन से। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला भी है कि हमारे फ़ोन जो है ये दे शुड बी एक्चुअली क्लोज डाउन, शट डाउन आफ्टर a certain period of time, और फोन आप कभी कमरे में ना रखें। एग्जैक्टली, सम काइंड ऑफ। सर हमारी फिजिक्स में ये एक्सपेरिमेंट भी होता है, आप एक स्टील वुड को रखे ना, उसके बीच में एक फोन को रख दे, फिर उसको रिंग करने, फिर आप रिंग करेंगे फोन को, आपको स्टील वुड जलता हुआ दिखेगा, उतनी खतरनाक रेडिएशंस होती है। Exactly. ये तो फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप, मैं तो सबसे पहले पेरेंटिंग पे बात कर रहा था कि एक पेरेंट चाहता है कि चलो थोड़ी सी जान छूट जाएगी, फ़ोन ही ले ले, लेकिन वो फ़ोन देने के बाद आपको नहीं पता कि वो क्या कंटेंट इम्बाइब कर रहा है अपने अंदर, उसे क्या क्या मिल रहा है जो कि उसके लेवल का था ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमें कोविड ने दी थी। अगर एक साइड से उन्होंने कोविड की वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट, यहाँ एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट आपको आयल साहब पूछना चाहता हूँ, मैं से भी जानना चाहूँगा कि ये हमारे पास यहाँ मसला आएगा ना फिर पेरेंट्स की तरफ से कि अगर हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं या कंटेंट है, जैसे यूट्यूब एक फ्री टूल है, हम लोगों को बच्चों को, मतलब जो बड़े हो गए बच्चे, और अदर देन जो कि हम बिगिनिंग में बोल रहे हैं कि बच्चे इन्फेंट्स है, मतलब 8 साल 7 साल 6 साल के बच्चे हैं, उनको हम मोबाइल फ़ोन, जो कि गलत है ओब्वियसली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बच्चे लाइक 10th 9th
ऐसे क्लासेस में आ जाते हैं 11th-12th में, जो कि मोस्टली जो उनका कंटेंट है, या आप लोग भी ओबियसली इसका एक्सपीरियंस रखते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट देते थे यूट्यूब पे। एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम पेरेंट्स को कैसे ये इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि ठीक है कभी अगर आप मोबाइल फ़ोन देंगे, बट किस हद तक? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आई हार्डली प्रेफर आई मेक माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड I hardly prefer them the use of mobile phone. I hardly particularly because offline अभी है available. Let's suppose कोई चीज़ आती है जो उनको आजकल तो वैसे भी हमारी फॉर्म सिस्टम भी जो है हमारा मतलब डॉक्यूमेंटल सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया, तो बच्चे को आना पड़ता है फॉर सम रीज़न. बट एट द सेम टाइम इज़ आवर सोसाइटी पर्टिकुलरली इन कश्मीर रेडी फॉर दैट? इस जो ऑनलाइन हमारा यहाँ जो एक्सप्लोजन हो रहा है, अब इसको एक्सप्लोजन ही समझ लिया. अब एक्सप्लोजन इसलिए है बिकॉज इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ज़्यादा है, बिकॉज हम में वो अवेयरनेस है ही नहीं. सिंस हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा पीछे है. हमारे पास IITs नहीं है जो कि हमारी बाकी स्टेट्स में मिलते हैं. हमारे पास IITs है ही नहीं, ऐसी इंस्टीट्यूट्स है ही नहीं जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर सके. एग्जैक्टली वो एक्सीलेंस का जो पीछा वो करते हैं वो है ही नहीं उनके पास. ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे रेशो वाइज 98% ऑफ आवर यूथ हम मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन में इन्वॉल्व है, जो कि ड्रग एडिक्शन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेशो है. 98%. दिस इज़ नॉट अ जोक, इट्स सम 98.3%. हमारा जो यूथ है एडिक्शन इज जस्ट 13% आई थिंक. सर दैट्स बहुत छोटी एक्चुअली. ऑल्दो दैट्स अ menace, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली. सर मैं कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स प्रमोटर, मैं क्योंकि स्पोर्ट्स चीज़ें ओन करता हूँ, मतलब आई हैव माई ओन ब्रांड. बट इट्स यूजुअली आस्क्ड कि आप स्पोर्ट्स को क्यों प्रमोट कर रहे हो. सिंस मैं टीचिंग बैकग्राउंड से भी आता हूँ, वहाँ से मतलब मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि फिजिकली और मेंटली फिट, फिजिकल फिटनेस पे ठीक ठाक ध्यान चलो बच्चे दे देते हैं. अब चाहे फूड भी आया है ना जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनता है, बट ऑन द अदर हैंड आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो. आपका बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है, आप जो स्ट्रेस जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था आज, मुझे लगता है समंदर की तरह है जो मैं रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ. अब जो बच्चा स्ट्रेस में है ना, उसे पहले चाहिए था कोई गले लगाए. आजा बच्चे, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है, आपके ग्रेड्स कम आए, यू आर वेलकम, तब भी आप हमारे लिए वही रहोगे. बिल्कुल, इनकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि यही बात मैं भी कहना चाहता था कि जब हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर जो फैक्टर्स है, जिन फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्डअप होती है, उसमें ये वाला फैक्टर भी है कि हम बच्चों को कभी ना ये ही नहीं, हमने कभी बच्चों को ये सिखाया ही नहीं है कि अगर आप फेल होंगे तो फिर उसके बाद क्या करना है. हमने हमेशा बच्चों को सिर्फ ये सिखाया है कि आप जब ये क्लास पास करेंगे, 10th हो जाएगी आपकी तो उसके बाद ये मिलेगा, 12th हो जाएगी आपके पास तो उसके बाद ये होगा, JEE और नीट क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद ये होगा. व्हाट इफ़ कि बच्चा 8th में ही फेल हो गया, व्हाट इफ़ कि बच्चा 10th में ही फेल हो गया, तो उस टाइम क्या करेंगे हम? हमने ये चीज़ बच्चों को नहीं सिखाई है. सर प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ है ना, क्योंकि हमने बोला तो है मतलब ज़बान से कि मुसलमान है. अल्लाह का सबसे पहले यही कि वल्लाहु खैरु राज़िक़ीन. अल्लाह तो खुद आपको फरमाते हैं कि मैंने आपके लिए रिज़िक के दरवाजे खोल के रखे. तवक्कुल, आप मतलब आप ऐसा कहना चाहिए तवक्कुल की कमी है. जी हमारे पेरेंट्स ही जनरली, यूथ तो कम जाती है मस्जिदों में, हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत एज भी होती है. अब मैं जनरलाइज पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, वही जाते हैं मस्जिदों में सजदे करके आते हैं और उसी अल्लाह के सामने झुकते हैं. बाद में बाहर आके अपने घरों में ये बोलते हैं कि बच्चा तुझे वो करना है, अगर ये नहीं किया तो रिज़िक नहीं मिलेगा. दिस इज काइंड ऑफ हिपोक्रेसी. सो दिस थिंग्स कम जो हमारी सोसाइटी में बिल्ड की गई है कि अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया, अगर आपने फिलहाल, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में. although we need doctors in our society, although we need engineers, we need people, but at the same time अगर आप MBBS कर रहे हैं just because कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर पैसे कमाने हैं, और दैट विल बिकम कंट्रोवर्शियल. सर मैं तो उनको कसाई कहता हूँ जिन्हें आप डॉक्टर कहते हैं ना, वो इस मकसद से आए होते हैं कि सो दिस विल बी ए कंट्रोवर्शियल पॉइंट. नो, मैं उन डॉक्टर्स को कहता हूँ कि जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन रहा है. एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें वो दर्द नहीं दिखेगा कि किसी गरीब का बच्चा या गरीब खुद ही इलाज करवाने आए, क्योंकि उनका मकसद पैसा होता है. वो अब्दुद्दीनार, उनको मैं कहता हूँ अब्दुद्दीनार होते हैं ना, कसाई होते हैं, तो वो समझते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, लेकिन पहले जेब काट के जानी है. सो दिस इज़ ये प्रोसेस हो जाती है. हमें हमारी अवेयरनेस काफ़ी हद तक होनी चाहिए
उससे मैं डिनाई नहीं कर सकता। बट बच्चा ना, मैंने वही आपको वो शेर के अंदाज में बोला था ना, एक बच्चा जहन से पैसे कमाने की मशीन, दूसरा कमज़ोर था सो यरगमाल हो गया। ये बच्चा पैसे कमाने का मशीन है, वो डॉक्टर बने जा रहे। इशू प्रॉब्लमेटिक वही है, पहले मकसद समझाओ, बच्चे को क्लैरिटी दो। अब मकसद ये है, वो बच्चा प्रेशर फील करेगा, दैट्स नॉर्मल, बट आप उसको सहारा दो ना। आप ना, आपने एक नाव में छोड़ा है बच्चे को बैठा, नाव डूबती जा रही है, आप उसको बोल रहे हो टेंशन नहीं, आप आ जाएंगे, आप मेहनत, वो नहीं आती ना। प्रॉब्लम वही है हमारी सोसाइटी में, मेंटल इश्यूज को लेके बात नहीं होती। इसमें टीचर्स कम्युनिटी कहाँ रोल प्ले करती है? बहुत सर, बहुत नेगेटिव रोल। क्योंकि ओब्वियसली अगर आप देख रहे हैं कि जब बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलता है तो मैक्सिमम टाइम ओब्वियसली वो स्कूल में ही करता है, स्कूल में स्पेंड करता है उसमें। ओब्वियसली बिकॉज यू आर अ टीचर, तो आपको पता है कि आई थिंक मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट जो है एट द टाइम जब उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, टीचर्स के हवाले होती है। टीचर्स का कितना रोल है? आपको क्या लग रहा है कि टीचर जो है अपना रोल प्ले करते हैं, नहीं करते? कहाँ वो लैकिंग है, उसकी क्या वजूहात हो सकती है? जावेद भाई, इससे पहले कि आदिल साहब इस बात का जवाब दे, तो यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन की आपने बात छेड़ी थी, तो उसके बारे में एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा। जो मोबाइल फ़ोन्स की हमने बात की ना, कि हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स थमा दिए। जो पहले भी हमने ये बात की कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको ओन नहीं करना चाहते। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि अब ऑनलाइन सब कुछ आ ही गया है, तो अब हमारे बच्चों को ऑनलाइन आना है। इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि हम भी अभी जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये भी तो ऑनलाइन ही यूट्यूब पे ही आएगा, तो वहीं से देखेंगे वो ऑब्वियसली। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये अब हमारा पेन रिलीवर बन गया है। जो वो होती है इंस्टेंट पेन रिलीवर या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। मतलब एक चीज़ होती है कि आप एक कोर्स ऑफ टाइम तक आप मेहनत करते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट निकल के आता है, लेकिन ये जो है इसने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला बना दिया है कि अभी वहाँ पे आप रील्स आ गए, अभी वहाँ पे कुछ और आ गए, बिल्कुल एक्साइटमेंट की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल, मेहनत करने के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, और जब आप मेहनत पे फोकस नहीं करोगे ना तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें डेवलप होंगी। क्योंकि यहाँ पे ये है ना उम्मीद, हमें ये भी जानना है कि बच्चे को तो मोबाइल फ़ोन की एक्चुअली जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है, मतलब 10th में, 11th में, 12th में, वैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इज एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से गैजेट तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा उनको, क्योंकि कंटेंट आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए। कि अगर हम लोग बता रहे हैं कंट्रोवर्शियल है, अगर हम लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये कंसंट्रेशन, जैसे सर कह रहे हैं कंसंट्रेशन या फोकस की तरफ हमें हटा रहा है, फिर हमें कोई ऐसा सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना, बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि इसको मैनेज कैसे करना है, या ये वजूहत क्या है, कितना टाइम हमारे लिए बेटर है। बिल्कुल, जैसे आदिल साहब ने इसके बारे में बोला था कि हम ना शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहले आप देखोगे हम वो जनरेशन है, हमारी बात अगर मैं करूँगा, हम वो जनरेशन है जिन्होंने वो लैंडलाइन वाला फ़ोन देखा है, ठीक है, मोस्टली जो भी नहीं देखा है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हाल ही में हमारे पास ये जो एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह आया, तो हम उस जनरेशन से आए हैं, तो हम अब शिफ्ट हो रहे हैं ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देखोगे, आप यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा मैं, एक कंपनी का CEO होता है, तो उसको जब निकलना होता है ना, उसके पहले जो आने वाला होता है, तो पहले वो उसको सारा कुछ समझा देता है कि कंपनी में किस तरह से बिल्कुल किस तरह से चीज़ें हो रही है। तो उसी तरह से हमें जब भी हम अपने बच्चों को एक स्मार्टफोन थमा रहे हैं ना, तो उन्हें हमें इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों वाज़ह करने हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, एजुकेशन असल में यही तो एजुकेशन है, उसमें फिर ये चीज़ है ना, प्रॉब्लम वही है ना, उमेर साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये जोड़े कि पहले पेरेंट को एजुकेट करें। अब यहाँ पे पेरेंट को जो दे रहा है, बिकॉज़ स्टेक होल्डर तो वही है। साहब ये भी तो सोचना है ना, समझना है ना कि पेरेंट के पास उतना टाइम है, वो भी हमें टाइम का फैक्टर देना। पेरेंट को बहुत मेहनत करनी है ना, फिर हार्ड वर्क करना है ना, तो वहां पे कैसे मैनेज करेंगे? सर, वायर वी आर लैकिंग। उमैद भाई, हमारी जनरेशन की बात कर रहे थे आप, तो माशाल्लाह हमारी जनरेशन से सारे एक भाई है ना, तो इससे पहले भी हमारे पेरेंट्स हमारे मतलब हमें मैनेज करते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा मुझे कंधे पे लेके ऐसे जाते थे, मतलब पूरा टाइम मिलता था मुझे इस चीज़ का। बट ये है कि वहाँ तब नॉलेज एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। आजकल नॉलेज एक्सप्लोजन है, पेरेंट्स के पास पैसे कमाने के अलग अलग ज़राए हैं, एक ही साथ वो 2 ज़राए से पैसे कमा रहे हैं। बट द थिंग इज़ दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू रियलाइज दैट आवर चिल्ड्रन नीड टाइम।
योर बर्ड्स दे आर अबाउट टू वो अब फैलने वाले हैं, अब उनके पर उड़ने के हो रहे हैं, अब उनको आप तो उन्हें क्या बोलते हैं परवाज़, ऊंचे ऊंचे परवाज़ कराने की तालीम देते हैं, लेकिन क्या वो परवाज़ करने में आप उनके ये पंख बन रहे हैं कि नहीं? सो यू आर नॉट गिविंग देम प्रॉपर विंग्स, यू आर टेलिंग देम कि यहाँ पहुँचना है, बट वो उन्हें विंग्स चाहिए ना उड़ने के लिए, वो तो बनो, सहारा तो बनो। अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ सोशल स्टडीज़ हमें बताती है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हमें चाहिए ये चीज़। बच्चा छोटा छोटा करके ना आ जाता है। अगर आप सिट्रस की ही बात करेंगे, सिट्रस के अलग अलग फैक्टर स्कूल में देखें, सिट्रस का देखेंगे आप क्या होता है, पहले बच्चे इंटरनल प्रेशर से गुजरते हैं क्योंकि उसको एक गोल सेट किया हुआ मिलता है, या उसने खुद सेट किया है, या तो पेरेंट्स से मिला होगा गोल ये करना है, या तो खुद किया होगा। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल ये भी डिसाइड करती है कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ कि नहीं। वो तो एक चीज़ फैक्टर होती है। फिर एक्सटर्नल प्रेशर आता है, वो सोसाइटी से आता है, वो पेरेंट्स से आता है कि अगर मैंने वो चीज़ अचीव ना करी तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं सोसाइटी को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा? इवन पेरेंट्स भी उसको, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, दुश्मन की तरह देखते हैं। आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो नाबकार हो, आप तो बेकार हो, बैठे हो घर पे, कुछ नहीं किया, एग्जाम में फेल हो गए, मतलब ऐसे ऐसे ताने मारते हैं जो पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते। सर ईच एंड एवरी डे हम कोई इससे मतलब दूर नहीं है, हमेशा हमारे साथ, हमारे अपने साथ हुआ है। हम तो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं आज भी ये बोलते हैं कि बच्चा ये होता है। जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करोगे तब तक पेरेंट्स आपको खुद ही गिराएंगे ना आपको। हाँ आदिल साहब, मैं फिर से आपका और मैं दोनों का ये यहाँ पे ना उसी पे जाएंगे जो हम पहले, पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली एक मेजर रोल है, वो हमें पता चल रहा है। पेरेंट्स को थोड़ा एफर्ट्स की भी ज़रूरत है, उनको अपना हार्ड वर्क भी देना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन टीचर्स के साथ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप एक टीचर है, टीचर्स कहाँ अपना रोल भूल रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीचर्स का एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। कहाँ पे टीचर से कोताही हो रही है? अगरचे मजहबी तौर पे टीचर को एक रूहानी बाप की हैसियत मिली है, वही सर लक़ब तो मिला है रूहानी बाप होने का, वही टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है जो पेरेंट्स की है। वो ऐसे कि मैक्सिमम टाइम जो है बच्चा स्कूल में बिताता है, और बच्चा एक्सपेक्ट भी करता है कि वो जो आदमी आगे मुझे बोर्ड पे या आगे पर्सनली कुछ पढ़ा रहा है, ये तो मुहाफिज है, ये जानने वाला भी है एज कम्पेयर में पेरेंट्स, वरना वही पढ़ा रहे होते। ठीक है, ये तो पहले वो चीज़ एक्सपेक्टेशन लेवल इसके ऊपर चली जाती है। अब दूसरा कहना, फिर मैं यहाँ सिस्टम को ही बताता हूँ। हमारे सिस्टम ने टेक्स्ट बुक्स दिए हैं, सिलेबस, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, फिर टीचर को पीछे वाली स्कूल वाला सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, ऊपर से जो बच्चों की जो होती है ना क्लास में प्रेजेंस, वो काफ़ी हद तक होती है ज़्यादा। लेट्स सपोज 40 स्टूडेंट्स और 30 मिनट्स का टाइम होता है। टीचर्स आर फुली रिस्पॉन्सिबल, बट मैं थोड़ा बहुत इसको यहाँ मतलब ना मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कि टीचर्स करते भी वो वाली चीज़ें, मॉरलिटी कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, बट उनका सिलेबस थोड़ा बहुत हिंड्रेंस बन जाता है। फिर उनके बाद क्योंकि 40 स्टूडेंट्स है, 30 मिनट्स का टाइम है, 35 या 40 मिनट्स का टाइम है, एक बच्चे के साथ पर्सनली एक मिनट स्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके जो सिलेबस है वो पढ़ाना भी होता है। मैं यहाँ ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बच्चे जाते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जो एम्प्लॉयज़ जनरली है वो तो खुद प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं। वो जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं कराते? So although the teachers in government schools are qualified, sir, very qualified, and they are taking huge salaries, sir. That's not my point here, but generally मैं एक टीचर का बता रहा हूँ कि आपको एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस मिलता है जो पर्टिकुलर टाइम पे आपको ख़त्म करना है। आप उस चीज़ को कंप्लीट करने में अपनी सारी एनर्जी ख़त्म करते हैं। नो डाउट टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम माई सेल्फ बीइंग ए टीचर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज जो आपको टाइम मिला है उसी टाइम फ्रेम में यू हैव टू सिलेक्ट सम मिनट्स ऑफ इट या ए फ्रैक्शन ऑफ इट कि आप बच्चे के पास पर्सनली जाए, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के काम करें। क्योंकि टीचर्स होता है कि 40 स्टूडेंट्स का क्लास है, टीचर को पता होता है कि ये बच्चा यहाँ जाने वाला है, इसके लिए मैथमेटिक्स अच्छा है, इसके लिए साइंस अच्छा है, या तो ये इस एक्सेल कर रहा है मैथमेटिक्स में, दिस स्टूडेंट एक्सेल्स इन साइंस एंड दिस स्टूडेंट एक्सेल्स इन सोशल स्टडीज।
तो टीचर उसकी डेवलपमेंट पे तब काम शुरू कर सकता है, उन्हें एनहेंस कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रेटजीज डेवलप करके देगा कि इन पे काम करो, आपका वो हो जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि अब हम उस चीज़ पे नहीं आते, हमारे टीचर्स उस चीज़ पे नहीं आते कि बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें. स्पेसिफिकली हम तो स्पेसिफिकली कोचिंग सेंटर्स की अगर बात करें, ओबियसली वहाँ तो ये मौका नहीं मिल सकता उम्मीद, बट एट द सेम टाइम स्कूल्स की बात है, वहाँ मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में. आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि डू यू रियली थिंक कि टीचर्स जो है वो मॉर्निंग असेंबली में या कल्चरल प्रोग्राम्स जो हम करते हैं वहाँ पे अपना रोल अदा करते हैं, सो दैट वो बच्चों को उस तरफ रायगा या डाइवर्ट करेंगे व्हाट आर द थिंग्स जो हमारी इस जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, इस चीज़ में हम लोग जो है थोड़ा सा अपना फोकस कहाँ रखें, सो दैट जो स्ट्रेस है या टाइम मैनेजमेंट है या जो चीज़ें डिसिप्लिन की तरफ हम स्टूडेंट्स को लेके जाए वो थोड़ा कम हो जाए. जी, जैसे आपने बात की कि टीचर्स का जो रोल है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग असेंबलीज होती है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. देखिए, जैसे आदिल साहब ने भी यहाँ पे हमें बोला कि टीचर का कितना बड़ा फैक्टर है. ओब्वियसली टीचर हमारे जो होते हैं वो हमारे रूहानी बाप होते हैं, ठीक है. आप एक बच्चे को देख लो, सुबह से शाम तक मोस्टली 8 घंटे वो अपने टीचर के साथ स्पेंड करता है, ठीक. लेकिन फिर जैसे स्कूल में स्पेंड करता है डिफरेंट टीचर्स के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है ऑब्वियसली. लेकिन आप फिर देखो कि जो टीचर, जैसे इन्होंने हाईलाइट किया कि टीचर को टाइम नहीं मिलता है एक स्टूडेंट के साथ उस तरह से टाइम स्पेंड करने का. असल में टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ये होती है एक बच्चे के अंदर. असल में टीचर पढ़ाता नहीं है बच्चे को, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे गलत तस्वुर है कि एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है. असल में टीचर बच्चे के अंदर जो होता है ना उसको बाहर लेके आता है. ये असल कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी होती है, टीचर उन सलाहियतों को देखता है, फिर उन सलाहियतों को निखारता है. वो असल मकसद है एक टीचर का. और जो हमारे स्कूल्स हैं ना, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है ना, ये इन चीज़ों के लिए नहीं बना है कि एक स्टूडेंट की जो सलाहियतें उनको बाहर निकाल के लेके आए, बल्कि हमारे स्कूल्स वगैरह जो है ना वहाँ पे मासेस को लेके आना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेना है. जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ना वो भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, वहाँ पे भी जो टीचर का रोल होता है ना, असल में जो है ना टीचर सारा कुछ जो होती है ना, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है, एक बच्चा कल जाके क्या करेगा, ये सारा एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके बाद टीचर की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि सारा जो, अभी मैं अपनी एग्जाम्पल उमेर मेरा सिंपल आपसे मैं इस चीज़ पे जानना चाहूँगा कि क्या एक टीचर जो है वो बच्चे की एंजाइटी, बच्चे की स्ट्रेस की वजह बन सकता है, या सिंपली वो जो सिस्टम से है या वो जो सिस्टम के तहत उस बच्चे को एजुकेशन दे रहा है वो वजह है? यानी कि दो कंट्रोल, एक अपने टीचर की एक पर्सनैलिटी होती है जिससे वो क्लास में जैसे बिहेव करता है, मॉर्निंग असेंबली में बिहेव करता है, या बच्चे के ब्रेक्स में कैसे बिहेव करता है, किस एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करा देता है, वो सारी चीज़ें. क्योंकि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के बारे में मोस्टली बात होती है. बिल्कुल ऑब्वियसली एक टीचर जो है वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस सब का बाइस बन सकता है. देखिए, मैं आपको पर्सनल लेवल पे अपनी एग्जांपल दूंगा. मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया था और उसका सिंपल सा रीज़न इतना था कि जो टीचर हमें बायो पढ़ाता था, अल्लाह ताला उनको खैर अदा करे, जो बायो पढ़ाता था मेरी बायो के साथ कभी बनी ही नहीं. क्यों नहीं बनी? क्योंकि जो टीचर हमें बायो पढ़ाता था उसके अंदर वो स्किल सेट ही नहीं था कि मैं बायो को ग्रैस्प कर सकूँ. तो ये मेरे लिए जो बायो थी ना 10th के अंदर मेरा ये था कि किसी भी तरह से मेरा बायो पास हो जाए कि फिर मैं नॉन मेड पे जाऊंगा. तो टीचर रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चे के अंदर. अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल टीचर भी है और उसके बाद उसका इंस्टीट्यूशन भी है कि जो एक बच्चे के अंदर ये चीज़ें देखने के बावजूद भी कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं कोप अप कर पा रहा है इस सब्जेक्ट के साथ या उस सब्जेक्ट के साथ, तो फिर भी वो उसको लगे रहते हैं कि नहीं आप करो ये, तो वो भी फैक्टर बनता है. आदिल साहब, जैसे उमैद ने कहा कि टीचर्स जो है वो भी का बाइस बन सकते हैं, वो भी बच्चे को प्रेशराइज कर सकते हैं, वो भी बच्चे को या अगर किसी टीचर में वो स्किल सेट नहीं है, वो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसमें पॉसिबली उसने उसकी डिग्री हासिल की हो, यानी कि किसी हद तक वो PhD भी किया हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट स्टिल डज नॉट पोजेस द स्किल्स उसने, ताकि वो बच्चों में वो चीज़ जो है इम्बाइब करा सके और बच्चों को वो चीज़ बता सके.
तो आप इसमें किस हद तक एग्री कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स के उन्होंने टीचर्स के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम वो कभी करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें टीचर्स को ये चीज़ बताई जाए कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील किया जाए? सर जनरली क्या है ना, यहाँ पे मैंडेटरी ये होता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ भी है कि आपके पास मैंडेटरी बीएड होना चाहिए। आप बैचलर्स इन एजुकेशन आपने किया हो या मास्टर्स इन एजुकेशन, वो इसीलिए होता है कि टीचर अपना स्किल सेट जो है वो डेवलप कर सके, उसे ये तरीका पता चले कि मुझे बच्चे को रीच आउट कैसे करना है, इसे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे जगवानी है। जनरली वो चीज़ यहाँ नहीं होती है, सिंस उसमें फैक्टर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं, सिंस अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, मतलब वन ऑफ द रीजंस मैं आपको बताता हूँ। तो टीचर जनरली बीएड करने में प्रेफर ही नहीं करते, बिकॉज दे बिलीव कि कोई चीज़ होने वाली नहीं है एजुकेशन सेक्टर में। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा से प्राइवेट टीचर बने, बिना बीएड के बन सकते हैं, वहाँ से छोटी छोटी सैलरीज कमाएंगे। और सेकंड चीज़ इसमें यह है कि नॉलेज का अब जो मैं भाई पहले बोल रहे थे कि कमर्शलाइजेशन हो रही है, ये नॉलेज अब आपकी स्किल्स को डेवलप नहीं करती, ये आपके पर्सनल बीइंग को डेवलपमेंट नहीं करती, ये आपको विजनरी नहीं बनाती, ये आपको कमर्शलाइज कर रही है। एक बच्चा छोटा मोटा कुछ उसकी मतलब वो बाय बर्थ स्किल्ड हो, उसी स्किल को सोशल मीडिया पे देखा कि अपना स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल खुद की चीज़ों को हाईलाइट करता है, जैसे कि बच्चे की डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब आज बच्चे देखेंगे ना, वो स्केचिंग वो उनको ऑनलाइन सीखने को मिलती है, उसमें स्कूल का दूर दूर तक हाथ नहीं होता है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, बिकॉज मॉडर्न एजुकेशन जो है ना हमारे यहाँ ये जो है कमर्शलाइज होती है। टीचर्स का बड़ा रोल है इसमें। जनरली मैं खुद की बात करूँगा, मेरे टीचर थे मैथमेटिक्स के टीचर, वो हमें यही बोला करते थे कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, तो अगर आपको मेरा सब्जेक्ट पसंद नहीं, इसका मतलब मैं पसंद नहीं हूँ। ये पर्टिकुलर हमें मिला था, बिल्कुल ये वो स्लोगन की तरह बोलते थे, अगर आपको मेरा सब्जेक्ट पसंद नहीं तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ। हम फिर टीचर को रेस्पेक्ट देने के लिए जो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था वो भी घुस जाता था, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी वो थी। टीचर का डेफिनेटली होता है, आजकल बच्चे भी इतने ज़्यादा होते हैं, वो इस चीज़ की समझ रखते हैं कि टीचर को भी सेटिस्फाई कर। जैसे हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, ओब्वियसली इज अ प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जैसे होगा, तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जो टीचर्स होंगे ओब्वियसली उनका फोकस अबाउट होगा कि यार सैलरी कम मिलती है, तो उनका फोकस उतना नहीं, मतलब दे विल नॉट पुट दैट मच ऑफ एफर्ट ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, where teachers are getting obviously a lump sum, handsome salary. Why don't people prefer to, and there is no doubt the teachers जो government schools में they are very qualified और उनको prepare भी किया जाता है, उनका BEd जो है वो mandatory है, so इसका मतलब है वो qualified ज़्यादा है। वजह क्या है कि जो teachers है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना एज कम्पेयर टू द कमर्शलाइज्ड एजुकेशन सेक्टर? सर मैं आपको थोड़ी से शेर के थ्रू बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि इस कौम को काजी का फतवा चूज़े की हिफाजत चील करे, वरना रियल लाइफ में देखो ना चील चूज़े को खा जाती है, बट हमारे केस में उल्टा है कि इस कौम को काजी का फतवा चूज़े की हिफाजत चील करे, इस बाग की इस्लाह करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमें ये रास्ता दिखाने वाले बड़े मिलते हैं। सो ये एक मतलब आप समझ लो एक गहरी प्रॉब्लम है हमें, हमारा सिस्टम इस चीज़ पे फोकस्ड है ही नहीं। जो एजुकेशन सिस्टम में हमारे आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है, टीचर्स भी काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं, बट कमर्शलाइज नहीं कर पाए। गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हुई, वो अपने स्कूल्स को प्रमोट नहीं कर पाई, कमर्शलाइज नहीं कर पाई। अदरवाइज जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल थे वो काफ़ी डू यू थिंक इट्स अ डिलिबरेट अटेम्प्ट फ्रॉम द सिस्टम और सर अगर गवर्नमेंट को एज सच देखें, उनका कोई गलत मकसद कभी नहीं होता। गवर्नमेंट एज ए बॉडी, बट बॉडी के कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनके पर्सनल गेन्स होते हैं, वो
उस चीज़ को डिमोट करने के लिए अपनी प्राइवेट चीज़ को प्रमोट करते हैं, बिकॉज बिजनेस में वो इन्वेस्टर्स होते हैं। सर बड़े रीज़न से उसमें नहीं जाएंगे, अभी इंशाल्लाह कभी और मौका मिला तो उसमें जाएंगे। फिर ये मतलब एक स्कैम की तरह काम करता है। जो बात यहाँ पे चल रही है वो एजुकेशन, सिट्रस और एग्ज़ाम्स को लेके चल रही है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये सारे हम फैक्टर्स या कॉजेज़ जो बन रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो अब थोड़ा फोकस को हम चेंज करेंगे और अब हम इसके जो जिसको हम बोलेंगे, जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे होंगे या जो पेरेंट्स हमें सुन रहे होंगे, तो वो अब ये भी चाह रहे होंगे कि अब इसका जो इलाज है वो क्या है। तो मोस्टली हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए उमैद एंड आदिल साहब, उसमें हम लोगों ने फोकस किया कि पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे को वो पहले से ही गाइड करें, पहले ही चीज़ों को बता दें, पहले ही उनको उस हिसाब से नर्चर करें। एफर्ट चाहिए पेरेंट्स की तरफ। फिर टीचर्स का कितना बड़ा रोल है, जिसमें बहुत कमर्शलाइज्ड जो हमारा सेक्टर हुआ है एजुकेशन, उसमें कमर्शलाइज कम हम ज़्यादा कम फोकस करें और उसको थोड़ा एजुकेशन की तरफ, बच्चों को मोटिवेशन की तरफ, इंस्पिरेशन की तरफ लेके जाएं, उनको थोड़ा प्यार से वो चीज़ें लेके आएँ। फिर जो मॉडर्न सोर्सेज है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स है, गैजेट्स जिनको कहें, डिफरेंट सोर्स ऑफ, जैसे टीवी है वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो किस तरह फैक्टर काजेज़ बन सकते हैं एक बच्चे को प्रेशराइज या स्ट्रेस के, जिसमें फ़ोकस का एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन लेवल एक बच्चे को कम होता है, जहानत की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। जैसे डिसिप्लिन भी ओबियसली इसमें एक फैक्टर आता है, टाइम मैनेजमेंट भी एक फैक्टर है। ये सारे कुछ काजेज़ है जिससे बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस या एंजाइटी का ऑटोमेटिकली शिकार हो जाता है। तो हाल ही में ये उनका सर्वे आया था कि वर्चुअल ऑटिज़म जिसको हम बोलते हैं, तो वर्चुअल ऑटिज़म अब छोटे छोटे बच्चों में भी आ चुका है। वो इसी वजह से आ चुका है कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, ये चीज़ें कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ये मतलब जो मोबाइल फ़ोन हमने दिया है ना बच्चों को, तो उस वजह से अब ये चीज़ें यहाँ पे जो डिस्कस की ना हमने, अब इनके साथ साथ हमें अब ये और उमैद भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बहुत स्केल लेवल पे हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत we can say it है, they have deep down, exactly, ये हमारी सोसाइटी में बहुत डीप डाउन हो गई है, वो रूट पे पहुंची है। सर यही नहीं, एनसीईआरटी का डाटा है इसी साल का 2023 तक एनसीईआरटी ने खुद डाटा दिया है। उन्होंने लिखा है कि 90% जो है बच्चे 9th से लेकर 12th तक के बच्चे सारे जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। बट वही तो चीज़ है ना, जो डूबती हुई नाव है उसको साहिल पे ले जाने की ज़रूरत है, उनको सहारा दे दो। इम्पोर्टेंट भाई, बिल्कुल आज अगर हम यहाँ पे जमा हुए हैं तो यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए कि अगर सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही है, अगर बच्चों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें डेवलप हो रही है, इवन के सुसाइडल थॉट्स। अब मैं इसको सिर्फ थॉट्स नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कोटा है, कोटा के अंदर हम देख रहे हैं आए दिन क्या हो रहा है। हर मैक्सिमम जो सुसाइड्स हैं वो कोटा से आ रहे हैं। तो फिर जब उनके हम सुसाइडल नोट्स, रिसेंटली एक हम लोगों ने हमारे कश्मीर में ही शायद ये हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि वो कश्मीर में हुआ, बिकॉज आई डिडंट लाइक रिसर्च अबाउट इट। वो जो बच्ची ने एक नोट लिखा था कि सॉरी पापा, मैंने JEE का मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई, मैं मतलब बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, मतलब आपको मुझसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस थी, तो उन्होंने वो सुसाइड किया। तो सॉरी, अब मेरा सॉरी टू इंटरप्ट, अब हमने पेरेंट्स पे भी थोड़े कसा, अपना कमान उन पे भी कसी, टीचर्स पे भी कसी, जो कि अपनी पलड़े में राइट है। लेकिन फिर स्टूडेंट भी खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट अगर बच्चा खुद अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता, गलती उसकी है। अगर बच्चा अपने कोर्स में अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप नहीं कर पाता, गलती उनकी है, ठीक है। अगर बच्चा अपने लिए प्रॉपर चैनल्स क्रिएट नहीं कर सकता, अगर बच्चा खुद के लिए एक अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं चूज कर पाता, अगर बच्चा खुद का एक अच्छा मेंटर नहीं बना सकता, तो वहाँ बच्चे की ही गलती है। वो चीज़ें हम ये ना, पेरेंट्स का भी अगर 33% शेयर होल्डर एग्जैक्टली, क्योंकि एट द सेम टाइम बच्चा, स्टूडेंट जब बच्चे बड़े होते हैं, वो 10वीं से वो 16 के हुए, 15 के हुए ना, उनके अंदर ये सलाहियत ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हम लोगों को अब सोचना है, दिमाग से
अब हमें दिमाग अपना यूज अब करना बच्चे है। ये भी क्लेम करेंगे नहीं सर तो हमें जबरदस्ती थोपा गए हम पे ये वाला गोल, तो रजिस्ट करो ना। तो करो रजिस्ट, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको मार तो नहीं डालेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कुछ देर के लिए नाराज रहेंगे, लेकिन खुद समझ जाएंगे कि नहीं बच्चा इस फील्ड में अच्छा एक्सेल कर रहा है। सो आप सीख लो, रेजिस्टेंस इज योर इट्स योर ड्यूटी। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उस चीज को ले लो आप हाथ में। ऑब्वियसली अगर आपके पास पॉइंट है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो तो आपके पेरेंट्स वो मानेंगे, आपके टीचर्स वो मैं मानेंगे। आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंड सर्कल है, 4 लोगों का है, 4 दोस्त है साथ में, उसमें से एक बंदे ने नीट क्वालिफाई किया, ठीक है। अब उसमें कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, हार्ड वर्क थी, उसने ऐसा अपने आप को मैनेज किया, वो क्वालिफाई कर गया। वो 3 है ना, तीनों डिप्रेशन में चले गए। रीजन, अपना एक दोस्त क्वालिफाई कर गया। उस वजह की विदाउट रियलाइजिंग, उनको ये रियलाइज नहीं, उन्होंने अपना ये दिमाग यूज नहीं किया कि मैं क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। विदाउट इंट्रोस्पेक्शन वो डायरेक्टली ओवर थिंकिंग में चले गए और डिप्रेशन का शिकार हो गए। और फिर भी सर आप उनकी बात करते हैं, मैं बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, लोग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं होते हैं आपसे, आपके पेरेंट्स भी। मैं अपने जो पेरेंट्स का किया दरा था मैं वो नहीं कर पाया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपना एक ब्रांड चलाता हूँ, एक ब्रांड भी है और टीचर भी अपना है। एक ब्रांड चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का काफ़ी ज़्यादा शुक्र है, मैं कितना ही शुक्र करूँ उस चीज़ पे। लेकिन वो आज भी समझते हैं वही चीज़ जो तब समझते थे कि इसने वो चीज़ हासिल नहीं करी है। बट मुझे क्या है कि ये पता है कि ये जो चीज़ तब बोल रही थी इनकी नज़र में बहुत बड़ी थी। अब मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सका, इट डज नॉट मीन मैं लूजर हूँ। आप खुद को जब खुद लूजर समझते हैं ना तो दुनिया आपको गिरा देती है कि वो कहा जाता है ना, जो अपने जख्म खुद नहीं भर सकता कभी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, मतलब स्टूडेंट्स को एट द सेम टाइम, तो हमें इस कॉन्वर्सेशन ये भी पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से एग्जैक्टली दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मेरा फोकस कहाँ है, मैं लाइफ में डिसिप्लिन है या नहीं है, उस चीज़ को लेके उसको थोड़ा सा अपने आप का फोकस चेंज करना है। भाई ओवरऑल तो नुकसान स्टूडेंट का ही हो रहा है, क्योंकि टीचर्स अपने एफर्ट से पढ़ा रहा है, पेरेंट्स अपने एफर्ट्स जो भी है पैसे मॉनेटरी टर्म्स में या सपोर्ट देके वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ना वो बच्चे को ही। सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एनफ टू रियलाइज दैट वेयर यू आर गोइंग, यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजीज, यू हैव टू you have to organize yourself. Do you think आदिल साहब कि हमारा मास के लेवल पे काउंसलिंग स्टूडेंट्स का जो है वो नहीं है? We totally lagged. Actually, I was recently हम थोड़ा सर्वेइंग कर रहे थे, अब काइंड ऑफ रिसर्च ही समझ ले। आई वेंट टू फार फ्लंग एरियाज, फार फ्लंग भी नहीं, हमारी सिटी से थोड़ा बाहर। मैं इवन सिटी के बच्चों से, शहर के बच्चों से, अपने टाउन के बच्चों से ये चीज़, इस एग्ज़ाम के बारे में पूछता हूँ कि ये आपकी स्कॉलरशिप के लिए NTSC जनरली जो हमारे होते हैं ओलंपियाड्स होते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमारे सिस्टम में ये चीज़ें दिखाई गई नहीं, बिकॉज तब थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा नुकसान था अगर वो पढ़ाते। तो उसमें भी फिर मैंने रीज़न ढूंढ लिया कि हाँ, अगर ये वाली एग्जाम्स के बारे में हम इनको बताएं तो प्रॉब्लम तो प्राइवेट सेक्टर को भी है। ऐसा भी मतलब सरकारी स्कूलों से जो बच्चे पढ़े होते हैं, कमर्शलाइजेशन जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, आप देखिए कितने कामयाब है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो सरकारी स्कूल में पढ़ के बहुत कामयाब भी हुए हैं, उन्हें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। इट्स नॉट लाइक कि हमें बच्चों को इतना, अपने आप को, पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज करना है कि उनको प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन कराना है। बिल्कुल सर, नाउ इट्स हाई टाइम टू रियलाइज दैट कि हमें रिस्पॉन्सिबल एज ए पेरेंट, एज ए टीचर एंड एज ए सोसाइटी एंड एज ए टीचर प्लस एज ए स्टूडेंट हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। बिकॉज अब आपके जो दौर में है ना, AI आ गया है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना घेर लेगी, फिर आपको एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देगी अगर आप अपडेट नहीं होते हो। ये कौमों के साथ भी ये सवाल आया है, अल्लाह ने ये चीज़ दी है। उमैद साहब, जैसे हम लोगों ने ओबियसली बहुत सारे काजेज़ जो है, अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, आई डोंट थिंक दैट विल बी एबल टू काइंड ऑफ सम इट अप, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा टॉपिक भी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस आएंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स, इट्स ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम, एवरी गवर्नमेंट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी, एवरीवन इज इन्वॉल्व इन इट। सो इट विल टेक मच टाइम। आई थिंक जो हमारा फोकस था वो यही है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे ज़्यादा से। बट आई सिंपली टू सम इट अप, कुछ ऐसे टिप्स होंगे, बिकॉज आप टीचर रहे हैं और आप माशाल्लाह अभी टीचर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स के साथ आपके, क्योंकि
क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ओबियसली हमारे सेशन हुआ है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ टिप्स जिससे वो इस एनजाइटी का शिकार ना हो, ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो, ताकि वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा अगर आप उनके, हमारे स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे होंगे, उनके लिए कुछ आप ऐसा बता दीजिए एज टीचर, जिससे वो खुद को डिसिप्लिन में ला के मैनेज करें, और ये जो सारी काजेज़ जो हमें फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, इनको कैसे वो मैनेज कर लें। देखिए, इससे पहले कि आदिल साहब इस पे बात करेंगे, तो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा एज स्टूडेंट के लिए कि वो अब इन हालात में क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ ये तो थी, एक कोट आपने सुना होगा कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। ठीक है, तो अब जो कुछ हो गया पीछे, अब उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते। अब जितने भी डेज है आपके एग्ज़ाम तक, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि उसको अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए कि आगे अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मेरे पास इतना बचा कुछ टाइम है। देखिए, मैं पर्सनली ये चीज़ बोलता हूँ कि आपका जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, वो डेट शीट निकलने के बाद होता है। जिस दिन आपकी डेट शीट आती है, वो जो टाइम पीरियड बचता है पहले पेपर से, डेट शीट आने के बाद से पहले पेपर तक का जो टाइम है, इस टाइम को अगर आप बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं तो आप एग्जाम्स में वेल परफॉर्म कर पाएंगे। एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है ना, उसके एक्सपेक्टेशंस देखनी है। जो एक्सपेक्टेशंस आपके पेरेंट्स की आपसे है ना, पहले आप अपने आप से देखो आप कि मैंने अभी तक प्रिपरेशन कितनी करी है। अब जो आपकी प्रिपरेशन है, अपनी प्रिपरेशन को और अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को, इनको मुआवजा कीजिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पे है और एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे है। क्योंकि कल को जब रिजल्ट्स आने हैं, कहीं आपने एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ना रखी हो और आपकी जो प्रिपरेशन थी वो यहाँ पे थी। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को देखिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को देखिए। अपने पेरेंट्स के पास जाइए, उन्हें बोलिए कि मेरी प्रिपरेशन अभी इतनी है, आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जब मेरी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी, फिर आप ये एक्सपेक्टेशंस उनको इंक्रीज़ कीजिए। तो ये और एक पॉइंट आ गया। और इसके साथ पॉइंट जो है, अब जब एग्ज़ाम्स लिखने जाना है या अभी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी स्लीप का ख्याल रखिए। आप जो सोते हैं ना, अपने सोने जो आपका स्लीप साइकिल है ना, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। क्योंकि स्लीप साइकिल जो है, स्लीप साइकिल के अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना आदिल साहब, वो रात को पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ दिन को पढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि आप रात को अच्छे से पढ़ पाते, बिल्कुल उस स्लीप साइकिल को आपको ये सही करना है। उसके बाद आपका डाइट होना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी, और फिर बाकी चीज़ें हम आदिल साहब से सुनेंगे। सर, मोस्टली तो आपने बड़ी सारी चीज़ें कह दी हैं, तो ऑलमोस्ट आपने कह दिया, बट जनरली मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप डरे ना। आप पे जो अगर बोझ लादा गया है तो आप इसके अहल हैं कि आप इस चीज़ को उठा सकें। ये आप पे ऐसी नहीं, क्योंकि अल्लाह भी वही चीज़ इंसान को ज़िंदगी में देते हैं। सूरह बकरा की आयत है जी, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये तो बोला जाता है। तो आप पे पहले वही बोझ लादा गया है जो जिसको आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेट, और आपको अल्लाह दे रहेंगे ये चीज़, ये भरोसा, ये मोटिवेशन आपको अल्लाह दे रहे हैं। तो अब आपको आपके बिलीफ में ये चीज़ घुस जानी चाहिए कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने डायमेंशंस को लिमिट ना करें। जैसे कि उमेद साहब कह रहे थे कि स्लीप साइकिल, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा ना, आपको स्टोमक एक होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब। आप प्रॉपर स्लीप ले ले, आप प्रॉपर टाइमिंग अपना स्केड्यूल बना ले, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक टाइम टेबल प्रॉपर टाइम टेबल जो है फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। सेकेंडली, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके खुद के नोट्स ना, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आर वेरी गुड। एग्जामिनेशन इज नथिंग, ये इट्स नॉट आप इस चीज़ का टेंशन लेते हैं कि मेरा फलानी दोस्त वो, हाँ, इस चीज़ पे कंपैरिजन में ना घुसे। आपका स्किल सेट, आपकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है, जो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, जो आपका अपना काबिल होना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो जस्टिफाइड है। उसको अल्लाह न करे अनजस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि खुद पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अपना एतमाद, खुद एतमाद अगर आप हो ना, कोई दुनिया की चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आपके रास्ते में हाँ बहुत सारे रुकावटें आएंगी आपको रोकने के लिए, तो आपको डरना नहीं है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा, अल्लाह ने बोला है कि मैं आपको वही बोझ आप पे लाता हूँ जिसके आप अहल हो उठाने के। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। तो बाद में जो है वो ये है कि अगर आप उन चीज़ों से डर
गई ना, फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आलिद साहब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली और इन जनरलिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं वो पॉसिबली बाहर जाते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो अपने आप को थोड़ी सी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, आपने स्पेशली देखा हो मोस्टली वो घरों में रहती हैं, उनके लिए आप ऐसी कोई टिप जिससे वो स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं? वी हैव सीन दैट और यंग गर्ल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन इट कि वो स्ट्रेस में एंजाइटी का शिकार होती है वो, जैसे बिकॉज आई हैव सर्टेन रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे हो रहा है, सो स्पेशली फॉर द गर्ल्स। सर उनके लिए एक में मज़ा ये तरीका कि अब थोड़ा फ़नी है बट सीरियस है, उनके लिए वो चीज़ नहीं होती जो हम एज मेल बर्दाश्त कर लेते। हम पे प्रेशर यही होता है कि बन नहीं जाओगे तो शादी नहीं होगी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चीज़, वो प्रेशर नहीं है उन पे, वो जो कि हम पे होता है। तो चलो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आजकल तो मैं देख रहा हूँ मेरी स्टूडेंट्स जो है ज़्यादातर लड़कियाँ एक्सेल कर रही है। मैं आज की यहाँ की मेरी स्टूडेंट्स की बात नहीं है, जो भी आप टीचर से बात करेंगे ना, आप लड़कियाँ एक्सेल करते हैं, उनको मैनेज करना आता है, इसलिए उनकी जो है ना घर पे ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है, उन्हें घर की चीज़ें संभालने को मिलती हैं, उन्हें अब्बू का ख्याल रखना आता है, उन्हें अम्मी का ख्याल रखना, उन्हें भाइयों का ख्याल, वो पहले से रिस्पॉन्सिबल जो घर की उनकी तालीम है ना वो वहाँ से लोगों को दिखता है कि इनके लिए फ्रीडम वो चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ नहीं कर पाते, बट अगर आप प्रोसेस से देखें ना सर, ये उनकी बनावट में है। अल्लाह कोई चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं करते, उनकी बनावट ही उनकी फिजियोलॉजी इसी चीज़ पे बनी है, वो उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो इन चीज़ों को पहले से हैंडल करने की जो है ताकत रखते हैं। तो जब स्टडीज़ की बात आती है ना वो झपट पड़ते हैं, वो आप समझ लो ना वो भूखे भेड़िए होते हैं। जब उनको के पास बुक्स रखी जाती है ना, उनको काट के ना एक तो ना याद कर लेते हैं, वो खा जाते हैं उन्हें, फिर वो जाके अब हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लड़कियां हैं बहुत ये जो स्टूडेंट्स है जो लास्ट टिप जो कैसे मैनेज करें कि ये जो स्टूडेंट्स है जो मोबाइल फ़ोन उसके आदी हो चुके हैं, इस एग्जामिनेशन में वो कैसे, क्योंकि ओब्वियसली उनको अब नोट्स का वो जो सारा मटेरियल होता है एग्जामिनेशन को वो जमा किया हुआ, उनको कौन सी ऐसे आप टिप दोगे सो दैट दे विल बी अवे फ्रॉम दीज गैजेट्स फॉर टाइम बिंग, फॉर दीज टू क्वालिफाई द एग्जाम, टू फील काइंड ऑफ गेट थ्रू दैट? अच्छा सर मेरी बात हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ उनके लिए ये है, उनके लिए अच्छी मैसेज है कि जो फ़ोन एडिक्शन में फंसे पड़े हैं, जो उसमें फंसे पड़े हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइंड को बेवकूफ़ बनाए, इसे दिलासा दे कि अभी यूज़ करें। हाँ, अभी माइंड को बेवकूफ़ बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो सर जो बच्चे जो इन्वॉल्व है ना गैजेट मोबाइल फ़ोन एडिक्शन में जो इन्वॉल्व है, उनके लिए मैसेज यही है कि देखो इस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो चुके हो, ये एक डार्क रियलिटी, जैसे आपने कहा बेवकूफ़ बनाए, एग्जैक्टली ट्रिक खेले आपने दिमाग से, बस अब आपको खेलना है अपने दिमाग के साथ। जब आपको अंदर से डोपामिन, आपका दिमाग आपसे फ़ोन मांग रहा हो ना, बेवकूफ़ बनाए अभी 10 मिनट बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, तो ऐसे 10 मिनट बाद ना आप उस चीज़ को कोप अप कर पाओगे। सेकेंडली अपने आप की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ कर ले कि भाई मतलब फ़ोन को ही कह ले कि तू तो कहीं नहीं जा रहा है, इंटरनेट ऑफ कर दे। हाँ ये भी हो सकता है सर, उनसे ही बात कर ले फ़ोन से, भाई अब तो कहीं नहीं जा रहे हो, बस छोटी सी एग्जाम प्रिपरेशन करके आता हूँ, फिर जाके और मिलेंगे। उस वक्त से क्या हो गया, आपकी साइकोलॉजी में ये चीज़ घुस जाएगी कि नहीं, इसको थोड़ा जुदा कर लें, इंटरनेट ऑफ कर लें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, और ये सारी चीज़ आपकी तरबियत ही होती है सर। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, इन मुश्किलात से ना डरे, ये ऐसी नहीं आती है। तो अकबर इलाहाबादी का एक मशहूर शेर है कि तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले, इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख तामीर न कर। अगर आप खाम है ना तो आपसे तामीर नहीं हो सकती, आपसे एक बड़ी इमारत नहीं बन सकती। तो वो करने के लिए आपको पुख्ता होना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, और आपको पैरों तले रोंदा जाएगा, आपको खुद को रुंधवाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से निकल के आए ना, आप एक बहुत ऐसे बड़े दरख्त बनेंगे जो समर ही समर देगा, जिसपे वो एक स्कॉलर कहते हैं कि आप ऐसे पेड़ बनो जिसपे लोग पत्थर मारे और वो आप पे समरबारी करे, जिसपे लोग पत्थरबारी करे और आप वो वापस समरबारी करे। जस्ट थैंक यू सर। जैसे गैजेट्स की बात चली रही है तो मैं यहाँ पे और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आज के टाइम पे सोशल मीडिया की बात करेंगे हम। अब ये
हम बोल रहे हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस की बात चल रही थी, और गैजेट में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं आजकल हम देख रहे हैं, अब मैं इनको खुले तौर पे कह रहा हूँ, जब एक बच्चा 10th में के बाद आता है ना, तो उसके अंदर सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें भी आ रही हैं कि अब उन चीज़ों में भी पढ़ना है जिन चीज़ों में सारी सोसाइटी पड़ी हुई है, जैसे हराम रिलेशनशिप्स हैं, चैटिंग्स आ गई, या बाकी जो चीज़ें हो रही है, या जो अब हमारे कश्मीर के अंदर भी जो कल्चर आ चुका है, BF का जो कल्चर आ चुका है, ये चीज़ें अब बच्चा एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों को भी एक अचीवमेंट कहता है। यानी कि आप अगर MBBS कर रहे हैं या नीट के लिए पढ़ रहे हैं या किसी और के लिए पढ़ रहे हैं, और साइड में आपके ये चीज़ें हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ, या एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस है। इन चीज़ों से बचे, एक तो इस्लाम ने भी हमें इन चीज़ों से बचने के लिए बोला है, और दूसरी चीज़ कि ये ऐसी डिस्ट्रैक्शंस है जिसके बाद आप फिर वापस ट्रैक पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपको इस तरह से कैद करेंगी, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उनको भी ये डाउन करेंगे, और आपके अंदर जो कोप अपिंग जो थिंग्स होती हैं ना, उनको भी आपसे ये खींच लेते हैं। इस्लाम ने हमें इसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा दिया था, जैसे कि जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन लेते हैं, और इस्लाम ने हमें उसके लिए नमाज दी थी, जिसकी ज़िक्र अज़कार है उसके लिए। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आदिल साहब ने अभी बोला कि फ़ोन के साथ आप बात करो, फ़ोन को बोलो कि 10 मिनट के बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, तो अपने आप को शेड्यूल दे, टाइम दे, इन ये जो फालतू की चीज़ें हैं उनमें ना पड़े, डिस्ट्रैक्शंस को कम्प्लीटली रूल आउट करें अपनी लाइफ से, और उन चीज़ों पे फोकस करें जो चीज़ें बहुत ही सही है। और तो लास्ट में आदिल साहब से भी सुनना चाहेंगे। सो लास्टली आई वुड से कि बच्चा, बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, बहुत सारी मुश्किलात आएंगे, बहुत सारे आपको गिराने आएंगे जो आपको पैरों तले रौंदेंगे, और बहुत सारे आपको जलाने आएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि वही ईंट बनती है जो आग में जलाई जाती है, और वही क्ले ईंट के लिए रेडी होती है जो पैरों तले रौंदी जाती है। तो इसके लिए अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है कि तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले, इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। थैंक यू सर। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्ट्रेस जो है या नर्वसनेस जो है या एंजाइटी जो है, ये एक नेचुरल चीज़ है जब भी हमारे ऊपर एग्ज़ाम्स आते हैं। सो मीन्स जब भी हमारे एग्ज़ाम्स ओवरहेड होते हैं, वी फील एंजाइटी, वी फील नर्वस, वी फील प्रेशराइज्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। बट इसका ये जब नेचुरल, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप को उन चीज़ों में ओवर थिंक करना है, उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कौन से फैक्टर्स है, कैसे, और हमने टीचर से सुना, आदिल साहब से सुना, उमैर जी से सुना कि हम लोग कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, कौन से टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे हम पूरा फोकस जो है, पूरा फोकस है वो एग्ज़ाम्स की तरफ आए, ताकि हम इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में नाकामी या कामयाबी उसका एंड नहीं होता है। अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नाकाम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है उस नाकाम इंसान को उस बेटर चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको बेटर चीज़ के लिए दुनिया में लाया गया, उसका कुछ पर्पज़ रखा गया है ताकि वो उससे ज़्यादा उभर के आए। और जैसे आदिल साहब ने कहा कि जिस चीज़ को पैरों तले रौंदा जाता है, वही चीज़ जो है ना, वही क्ले जो है ना, वो ईंट की तरह बन जाता है। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, इंस्पायर रहना है। और मैं अपने गेस्ट्स का, उमैद और आदिल साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंस्पायरिंग कॉर्नर टीम का इनविटेशन कबूल किया। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी हम सर तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम में खुद मुस्तफ़ीद हो के बहुत कुछ अल्लाह के हुजूर जज़ाकल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि यहाँ आपसे बड़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। और आज का जो टॉपिक था बहुत ही उम्दा टॉपिक था, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम इस पे बात कर सके। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम
अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देने वाले हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे और उनकी पूरी तरह से सहायता, जिसको हम बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, हर एक मोड़ पे उन्हें कामयाबी अता करे। क्योंकि तालिब इल्म हमेशा इस चीज़ का चाहा होता है, कोशा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह नुसरत आनी चाहिए उसके लिए, और अल्लाह ताला उसे, क्योंकि एक साल दिया होता है उसने उसके अंदर, तो उसके बाद कामयाबी की राह जो होती है, उसकी जो तमन्ना होती है दिल में कि अल्लाह ताला कामयाबी अता करना चाहिए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सारे तालिब इल्मों को कामयाबी अता करे और उन्हें मेहनत और मशक्क़त की का जो फल है वो उन्हें अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Dear friends, thank you so much for watching and stay tuned. We'll be coming soon with our new episode. Till then, Assalamu alaikum.